नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी सीटेट की जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत आज हम लोग जो 2015 में पेपर पूछा गया था उसको देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं सीटेट का एग्जाम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पर ही पेंडिंग होता है, निर्भर होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो परियोजना कार्य बिल्कुल सही है। क्षेत्र भ्रमण ये भी है। जर्नल लिखना ये भी है। विचार मानचित्रण ये भी है। तो ये चारों ही किस में आ जाएंगे? प्राथमिक स्तर पर उपकरण और तकनीकों में आ जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा सी, ए बी सी एंड डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं आज के सेशन में। और पॉजिटिव वर्ड, टैग वर्ड, नेगेटिव वर्ड, इनमें आप क्या करेंगे? लास्ट सेशन का इंतजार करेंगे। लास्ट सेशन में इनको एकदम क्लियर करूंगा मैं। फिर सभी एग्जाम्स में जो भी फंसते जा रहे हैं उनको मैं वहीं पे क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। एक अलग से ही क्लास होगी जो एग्जाम से पहले होगी। एग्जाम के बारे में आपको विस्तार से उस दिन समझाया जाएगा कि एग्जाम में कैसे बैठना है, कैसे चीजें करनी है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और बताइए भाई कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप सब लोगों को प्रीवियस ईयर में इसको करवा रखा है मैंने, झूम खेती को। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन देखेंगे। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। तो आप देखेंगे ये भी सही हो जाएगा। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है? नहीं, बीम की जो भूमि होती है उसकी गहरी जुताई नहीं की जाती, बल्कि बहुत हल्का ऊपर से हल्का हल्का जोता जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जा सकता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। देखिए कहाँ दिया है, सी में दिया है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा एक किस पे बनेगा? प्रीवियस ईयर पर आधारित एग्जाम है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लीजिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? आपको क्या करना है, निगेटिव को हाईलाइट कर लेना है। 90% लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, निगेटिव को हाईलाइट नहीं करते और यहाँ क्या होता है, गलत हो जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण के लिए प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिए जाने हेतु क्या क्या करना चाहिए? अवलोकन करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए, पूर्वानुमान लगाना चाहिए, लेकिन निर्धारण नहीं करना चाहिए। यही हमें चाहिए था। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसी टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? सबसे पहले करिए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी में कह रही है। तो आप इसमें देखेंगे प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा किस पे की जा सकती है। अब देखिए आरक्षण प्रक्रिया की समझ पे कैसे आप चर्चा कर पाएंगे। आप विभिन्न गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप आरक्षण प्रक्रिया की समझ पे चर्चा कैसे कर सकेंगे? यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर कब से निर्भर करने लग गई भाई? तो ये गलत हो जाएंगे दोनों। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप बस से जाएंगे आपका किराया अलग पड़ेगा, प्लेन से जाएंगे किराया अलग पड़ेगा, और ट्रेन से जाएंगे तो किराया अलग पड़ेगा। ये सही है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ए एंड सी। देखिए कहाँ दिया है, ये सी में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही सरल
प्रश्न है, बस आपको क्या करना है, इनको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो देखेंगे सबसे उपयुक्त कौन सी है युक्ति। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। अब शिक्षार्थी विभिन्न स्थितियों को ऐसे कैसे बता पाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को निर्देश देना एक निगेटिव वर्ड का काम करेगा। वे घर से मानचित्र लेकर आएं, तो ये निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति व दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। किसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए? कि उनकी ऊंचाइयां, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करें, देखें और समझें। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पना अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। एकदम डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जब आप पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना अच्छी चीज है। उन्हें प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध और उस विषय से जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो प्राथमिक स्तर पर जब आप किसी भी बच्चे को मानचित्र सिखाते हैं तो इसमें क्या होता है, सापेक्ष स्थिति और क्या होता है, दिशाओं का ज्ञान हो जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। साफ सुथरा रेखांकन, गणना और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जून 2007 में पेट्रोल का रेट 47 रुपये 74 पैसे था। दिसंबर 2014 में 7 साल बाद 61 रुपये 33 पैसे हो गया। डीजल का रेट 2007 में 35 रुपये 21 पैसे था, बाद में 2014 में 50 रुपये हो गया है। अब क्या क्या कह रहा है ये, ऑप्शन देख लेते हैं। उपर्युक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवीमीत ने अपनी नोटबुक में लिखा है। तो देखते हैं भाई क्या क्या लिखा है। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो जो विद्यार्थी है देववीत ने अपनी नोटबुक में लिखा है डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। बिल्कुल सही बात है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली क्या करना चाहिए, गाड़ियां खरीदनी चाहिए। देखिए डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए, ये सही है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सी और डी सही हो जाएगा। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है, तो इन बातों से लेना देना नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी और डी। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे।
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल इसे छोड़कर। अर्थात एक केवल निगेटिव है जिसे छोड़ करके सभी का पालन किया जाना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा निगेटिव हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त, ये ठीक है। सरल से कठिन, ये भी ठीक है। स्थानीय से वैश्विक, ये भी ठीक है। अमूर्त से मूर्त, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर से ही देख रहे हैं मूर्त से अमूर्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल डी, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ केवल निगेटिव वर्ड आप कहोगे तो ये यहाँ उत्तरों में इसका लेना देना नहीं है। हमें यहाँ देखना है, ऑप्शन में देखना है, और वो भी पूरा पढ़ने के बाद, सिर्फ ओनली टेक वर्ड पर निर्भर नहीं होना है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन से के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं एनसीएफ ने ऐसा क्यों किया है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए नहीं, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, ऐसा नहीं है, पढ़ाया जा रहा है। आप सभी को पता है 1 और 2 में पढ़ाया जा रहा है। कैसे? भाषा और गणित की पुस्तकों में। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, नहीं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए, डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या होगी? तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी। विभिन्न प्रकार के खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कौन सा? बी आंसर। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक भिन्नताएं, विविधताएं पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को अपने देश के भिन्न भिन्न राज्यों को देखेंगे आप। जैसे असम में किस तरीके के लोगों का भोजन है, केरल में कैसे है, तो विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले अलग अलग भोजनों के बारे में जानकारी हासिल करने को, तो संबंधित विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाने को देंगे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाएंगे और समझ भी लेंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? भाई ऐसा पक्षी क्यों करते हैं? क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि अधिकांश पक्षी आंखों को नहीं हिला सकते, मतलब उनका जो फोकस है तो उसको क्या करते हैं, वो गर्दन को अधिक घुमाते हैं, जिससे कि उनकी नेत्र की जो पुतलियां होती हैं, आंखों की जो पुतलियां होती हैं जो हमारी घूम जाती हैं, उनकी नहीं घूमती हैं, इसलिए उनको एक इस जगह से स्थिर होकर के देखना पड़ता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। बिल्कुल सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसी वजह से उन्हें क्या है, बार बार गर्दन को घुमाना पड़ता है। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आप सभी जो जानते हैं अचार और आम पापड़ बनाएगी तो सर्वाधिक संरक्षित हो जाएंगे। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं। मैप से 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको मैप बहुत अच्छी तरीके से करना ही पड़ेगा। अब आप आइए केरल देखिए, केरल कहाँ पे दिया है? ये केरल दिया है। तो केरल के निकट कौन कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 2 राज्य पड़ रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दिए हैं ये दोनों राज्य। डी में दिए हैं, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये प्रश्न मैंने करा रखा है प्रीवियस ईयर में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ का है? गोवा के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे।
निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते व कुतरते रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं दीमक, गिलहरी, छिपकली और चूहा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, चूहा। चूहा अपने दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए क्या करता है? वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं हमेशा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसकी जो खेत की मृदा है वो कैसी हो जाएगी भैया? बंजर हो जाएगी। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए कहाँ दिया है, सी में दिया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही आंसर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर के आसपास होती है। बिल्कुल सही बात है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। ये भी सही है। ये प्रश्न हम 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर में करवा चुके हैं और हर बार लगभग पूछा ही जाता है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो आप रेगिस्तानी ओक के बारे में जब सही से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे तो पाएंगे इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। ये सही है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। ये कहाँ दिया है? डी में दिया है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये इसका वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? 4 मीटर के आसपास होती है। इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं लगभग इस वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में चली जाती हैं। जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए तब तक वो जड़ें क्या करती हैं? नीचे बढ़ती रहती हैं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है अगर पूछा जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। इस वृक्ष की ऊंचाई कितनी होती है? 4 मीटर। इसकी जड़ें कितनी गहराई तक जाती हैं? तो लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मंडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 अर्थात सुबह 7:45 बजे मंडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 1140 किलोमीटर है। तो ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो आप समय निकालेंगे 7:45 से 4:45 अगले दिन, तो ये 21 घंटे निकल करके आएगा। 21 से जब इसको काटेंगे, 5 बार में काटेंगे, 5 बार में यहाँ काटेंगे तब देखिए कितना आएगा? 105। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 90। 21 से आप 4 बार में फिर ले जाएंगे, 21 चक्कू 84। कितना बचेगा? फिर उसके बाद दशमलव लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसके आसपास कोई आंसर है क्या। तो आप देखेंगे पहला ही आंसर आपको मिल जाएगा, 54 किमी प्रति आवर्स। अब इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। अगर यहाँ पे आंसर मीटर प्रति सेकेंड में दिए गए होते तो इसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन सारे किलोमीटर प्रति आवर्स में दिए गए हैं, इसलिए आपको आगे दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बहुत सारे मोस्ट प्रश्नों में क्या करते हैं, आंसर जो है वो मीटर प्रति सेकेंड में दे देते हैं और ऑप्शन में 54 भी दिया होगा और जो सही आंसर होगा वो भी दिया होगा, वहाँ 1 नंबर गलत होने की संभावना है। 90% लोग उसको गलत कर देते हैं। तो चलिए आप गलती ऐसी मत करिएगा। अगले देख लेते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी। तो जब वो यात्रा करेगा आप मैप में देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप मैप में समझ सकेंगे कि कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, नई दिल्ली में रह रहा है। तो पहले नई दिल्ली से अगर भोपाल मध्य प्रदेश कोई निकलना चाहेगा तो उसे सबसे पहले किधर जाना पड़ेगा, दक्षिण दिशा में चलना पड़ेगा। आप मैप में देखेंगे सबसे पहले उधर किधर जाना पड़ेगा, दक्षिण दिशा में। आप देखिए 2 ही ऑप्शन में दक्षिण दिशा दी है, तो 2 ऑप्शन अपने आप ही कट जाएंगे। सही क्या क्या बचे हैं, सी और डी में
तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? दक्षिण दिशा में जाना होगा। और उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश से कहाँ जाना चाह रहा है वो? रांची झारखंड जाना है। तो उसे फिर किस दिशा में जाना पड़ेगा? पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। तो देखिए दक्षिण और पूर्व, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आप मैप से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। तो इनमें कौन कौन सी विशेषता है भाई? चलिए देख लेते हैं। वे अंडे देते हैं। तो बिल्कुल ये सभी जो भी हैं, छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ, ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है अगर पूछा जाएगा तो क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं, चलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अंडज कहते हैं। जो बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। उनको भी पूछा जा सकता है, जो बच्चे देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप बताइए भाई, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों और कविताओं का उपयोग क्या है? आप बहुत बार इस प्रश्न को कर चुके हैं। कक्षा की विविधता की पूर्व सीखने के लिए संदर्भगत पर्यावरण प्रदान करना। बी आंसर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए संदर्भगत वातावरण की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बी आंसर सही हो जाएगा। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार से आंकेगी? चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर दिए गए हैं। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर? नहीं। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करा कि नहीं? इससे क्या पता चलेगा? यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। परफेक्ट हो जाएगा हमारा सी आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? चलिए भाई देख लेते हैं इसमें क्या सम्मिलित करेंगे आप। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। बिल्कुल परफेक्ट, ए आंसर हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतिक उपयुक्त नहीं है? नहीं को आपको हमेशा हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर गलत होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। स्मरण प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, नहीं, ये प्राथमिक स्तर पर सही नहीं है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हमें निगेटिव ही चाहिए था। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है भैया? सरसों। सरसों का साग आप सभी लोगों ने खाया होगा। मक्का की रोटी, सरसों का साग कहाँ का फेवरेट भोजन है? तो ये पंजाब का सर्वोत्तम भोजन है। अगले प्रश्न को देखेंगे। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। कांसा ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और जो सही कथन है उसको आप टिक लगाइए फटाफट, एक नंबर अपना सही करिए। चलिए देख लेते हैं। यह एल्युमिनियम आयरन कॉपर जैसा ही एक तत्व है? नहीं, गलत हो जाएगा ये। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है? बिल्कुल सही है, डी आंसर सही है। अगला देख लेते हैं और कौन कौन से सही हैं। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्रांज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं? नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी और सी। देखिए कहाँ दिया? सी में दिया है, केवल बी और सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? कौन कौन से रोग हैं जो मच्छर से फैलते हैं? तो मियादी बुखार नहीं होगा, यहाँ पे हैजा नहीं होगा, क्या सही हो जाएगा? सी आंसर। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी
9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो इन दोनों सौरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है लगभग? आपको पैमाना पता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110। यहाँ कितना दिया है? 9.7। तो 9.7 की मल्टीप्लाई आप 110 से कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, दशमलव हट जाएगा। यहाँ 0 आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो कितना आएगा बीच में बाद में? 1067 बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके आराम से देख लीजिए कितना आएगा, 1067 आएगा। और सारे आंसर किलोमीटर में दिए हैं, तो जब हम किलोमीटर में इसको बदलेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। 3 जीरो काट के यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे, 1067 किलोमीटर। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।